भाई 100 वोल्ट का बल्ब लेना, वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला होता है ना, उसे 5 मिनट के लिए जलाना और फिर उतारने की कोशिश करना। नहीं उतार पाओगे, क्यों? हाथ जल जाएगा बेटा, वो इतना हीट हो जाएगा बल्ब। पर ऐसा हुआ क्यों? पानी गर्म करने वाली रोड किस प्रिंसिपल पर काम करती है? और फ्यूज का नाम सुना है कभी? वो कैसे काम करता है? इन सारी चीजों का लॉजिक ना हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, मजा आ जाएगा इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। स्वागत है बच्चों आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कैसे हो आप सब लोग? तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का अपना एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर ना चार्ज के बारे में पढ़ लिया था। चार्ज कहाँ होगा? हर चीज के अंदर चार्ज है। 2 टाइप का चार्ज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा करंट के बारे में। मतलब अगर हमारा चार्ज चलने लगेगा तो वहां पर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, वहां पर करंट पैदा हो जाएगा। लेकिन बच्चों अब हम देखने वाले हैं, अगर ये करंट जहां जाएगा ना, जहां पर ये करंट पैदा हो रहा होगा, वहां पर ना 2 और चीजें होगी, जिसे बोलेंगे करंट का इफेक्ट, करंट के प्रभाव। और करंट के ना भाई 2 इफेक्ट होने वाले हैं। पहला इसका इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। मतलब करंट जहां जा रहा होगा ना, वहां पर ये गर्माहट, हीटिंग पैदा कर देगा। आपने कभी अगर बैटरी से डीसी मोटर कनेक्ट करके वो पंखा चला के देखा होगा, तब आपने नोट करा होगा वो जो तार जिससे आप कनेक्ट करते हो ना, वो गर्म होने लग जाती है। तो वो क्यों हो रही है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण। और अगर मैं इसके दूसरे इफेक्ट की बात करूं ना बच्चों, तो वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो भाई पूरा एक चैप्टर ही है जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम चर्चा करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सबसे पहली और मेन बात के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं, करंट हीटिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस करता है? करंट जहां जाता है वहां पर कोई चीज गर्म क्यों होती है? अगर करंट किसी वायर में जा रहा है तो वो वायर गर्म क्यों हो रही है? पानी गर्म करने वाली रोड वो गर्म क्यों हो रही है? तो बच्चों इसका कारण है रेजिस्टेंस। हाँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। बच्चों करंट ना जिस वायर के अंदर से जाएगा तो उस वायर का अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं ना, तो जिस वायर से करंट जा रहा है, तो भाई देखो करंट जा रहा है तो मूव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, और स्टेबल यानी कि रेस्ट की पोजीशन में कौन बैठे हुए हैं? अंदर रेस्ट की पोजीशन के अंदर बेटा प्रोटॉन बैठे हुए हैं। और साथ साथ जो अदर एटम्स हैं वो भी स्टेबल पोजीशन में है, तो वो भी इसे रोकेंगे। तो भाई जब हमारा करंट मूव करेगा तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो जो रेस्ट के अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं उस तार के अंदर, उस वायर के अंदर, वो उसे रोकेगी, उसके लिए अपोजिशन क्रिएट करेंगी। उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और बार बार जब ये जाएगा, बार बार ये चीज जब होगी, तो वो कोलाइड करता हुआ चलेगा। वो जो करंट है ना वो टक्कर मारता हुआ चलेगा। और इस टक्कर से, इस घर्षण से, इस रबिंग से क्या क्रिएट होगा? इससे बेटा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। इससे हमारी वायर हीट करने लगेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, ये अर्ली मैन है, ये कैसे आग जलाते थे पुराने टाइम में। ये 2 सूखी लकड़ियां लेके आते थे और उन्हें रब करते थे और उससे फायर या फिर हीट क्रिएट हो जाती थी। अब सेम सिनेरियो हमारे पास ना वायर के अंदर भी होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक वायर का सेटअप है। इस वायर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जब जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो अदर एटम है, ये स्टेबल पोजीशन में, ये इसे रोकेंगे। तो ये बेटा ये टक्कर मारता हुआ, कोलिजन करता हुआ चलेगा। और जब ये कोलिजन करता हुआ चलेगा तो क्या होगा? रबिंग होगी, यानी कि हीट प्रोड्यूस होने वाली है। तो इसलिए हमारी जो वायर है वो गर्म होती है। और यही कारण है कि जो हमारा बल्ब है वो 5 मिनट के अंदर ही इतना हीट हो जाएगा कि आप उसे पकड़ भी नहीं पाओगे। क्योंकि उसके अंदर ना ऐसा मटेरियल हमने लगा रखा है, टंगस्टन, ये जो लगा हुआ है, ये बहुत जल्दी हीट कर जाता है भाई। तभी तो ये बहुत सारी लाइट भी प्रोड्यूस करता है और बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस करता है। और अगर मैं इनकी बात करूं, ये हीटर है, तो हीटर के अंदर जो मटेरियल जो हीट होता है उसे बोलते हैं नाइक्रोम। इनका नाम याद रखना भाई, ये कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि बल्ब जो होता है उसके अंदर हीटिंग जो एलिमेंट है वो कौन सा है? उसके अंदर है टंगस्टन। और जो हमारे पास हीटर वगैरह होंगे उनके अंदर कौन सा मटेरियल है? उनके अंदर है नाइक्रोम। तो ये चीज आप याद रखना। और बेटा इसी प्रिंसिपल पर हमारा फ्यूज भी काम करता है। तो जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास एक फ्यूज की तस्वीर है। और इसके अंदर ना ये जो आपको वायर दिखाई दे रही है ना, ये वायर ना लीड टिन अलॉय की बनी हुई है। ये वायर इसी की क्यों बनी है? हमने ये वायर अंदर जो यूज कर रखी है, ये किसी और मेटल की क्यों नहीं यूज की? तो इसका बहुत बड़ा कारण है और इससे सवाल आता भी है। तो भाई इसका कारण ये है कि ये जो वायर है ना लीड टिन अलॉय की, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत ही कम है। मतलब
इसे हल्की सी हीट मिलेगी ना तो ये जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगी। और यही कारण है हम इसे हर जगह यूज़ करते हैं। क्यों? देखो बेटा, अब हमने क्या काम करा, हमने एक महंगा अप्लायंस हम लेके आए, तो हमने उससे पहले क्या करा, फ्यूज़ लगा दिया। वैसे तो इनबिल्ट लगा हुआ आता है हर मटेरियल के अंदर, तो उस फ्यूज़ का क्या काम है, जैसे ही करंट आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज आ रही है, नॉर्मल आ रही है, आप लोग देख रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। अब बाई चांस क्या हुआ कि वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा आ गई, करंट थोड़ा ज़्यादा आ गया। अब करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो बेटा क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। और हीट जैसे ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी वो क्या काम करेगी, वो इस फ्यूज़ की वायर को मेल्ट कर देगी। अब मेल्ट होने से क्या हुआ यार, ये तो भाई नुकसान हो गया हमारा, एक फ्यूज़ ख़राब हो गया। अरे भाई फ्यूज़ तो ख़राब हो गया, लेकिन अगर वही करंट ज़्यादा वोल्टेज वाला तुम्हारे अप्लायंस के अंदर चला जाता तो उस अप्लायंस को ख़राब कर देता ना यार। इस बेचारे फ्यूज़ ने अपनी कुर्बानी दे दी ताकि आपका महंगा अप्लायंस बच सके। तो देख लो कितना अच्छा है बेचारा हमारा फ्यूज़। लेकिन आजकल भाई इस फ्यूज़ की जगह ले लिया है घरों में एमसीबी ने। आप लोगों ने घरों में देखी होगी इस टाइप की एमसीबी लगी हुई। एमसीबी की फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये क्या काम करती है, देखो बेटा, ये जो फ्यूज़ है ना, फ्यूज़ के अंदर बार बार जो तार मेल्ट हो रही थी, बार बार फ्यूज़ खराब हो रहा था, तो हमें नया लगाना पड़ रहा था, तो इसके अंदर वो झंझट ही खत्म हो गई है। और भाई एमसीबी काम करती है थर्मल मैग्नेटिक ट्रिपिंग के मैकेनिज्म पर, जो कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ इस सर्किट की बात करूँ तो इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हो, ये हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास स्विच है, और ये हमने कोई भी अपना एक्सटर्नल जो लोड है वो हमने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर है फ्यूज। तो भाई नॉर्मल सिनेरियो के अंदर इस बैटरी से करंट निकलेगा और जाएगा आराम से, मजे से, सब मजे से रहने वाले हैं। लेकिन बाई चांस अगर वोल्टेज बढ़ गई या करंट ज़्यादा बढ़ गया तो उससे क्या होगा, उससे हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। और हीटिंग इफेक्ट क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट ना ये फ्यूज अपनी कुर्बानी दे देगा। जब हीट होगी वायर तो इन वायरों के मरने से पहले, इन वायरों के मेल्ट होने से पहले ये अपने आप को मेल्ट कर देगा, ताकि ये हमारी जो लोड, जो हमारा हमने एक्सटर्नल चीज कनेक्ट कर रखी है वो खराब ना हो, ये फ्यूज जल जाए, ठीक है। तो भाई अगर ये समझ आ गया तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो भाई हीट की एसआई यूनिट रहेगी जूल। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो भाई देखो मेरी बात अब ध्यान से सुनना, जो मैं बात आपको बताने वाला हूं। अब एक चीज बताओ, हमने सबसे पहले बात करी थी वर्क डन की। वर्क डन की एसआई यूनिट क्या थी, जूल। अब हमने पढ़ा हीट के बारे में, हीट की एसआई यूनिट क्या है, फिर से हमने देख ली जूल। और भाई अगले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, तो उसकी भी यूनिट क्या होगी, जूल। तो बेटा ये जो तीनों चीज है ना, वर्क और हीट और एनर्जी, ये तीनों एक ही चीज है, क्योंकि इनकी एसआई यूनिट भी एक ही है। तो बेटा इनका फॉर्मूला भी एक जैसा ही होने वाला है। तो फॉर्मूला तैयार करने के लिए ना वर्क डन की जगह आप हीट भी रख सकते हो और एनर्जी भी रख सकते हो, एक ही बात है। तो बच्चों हम ना एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, याद करो पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या था, P = W/T। अब मैंने बोला कि वर्क डन बोल दो, हीट बोल दो या फिर एनर्जी बोल दो, तीनों एक ही बात है, क्योंकि तीनों की एसआई यूनिट सेम ही है। तो बेटा यहां पर अब मैं वर्क डन की जगह हीट बोलने वाला हूं। तो बच्चों मैं यहां से कह सकता हूं कि पावर = हीट अपॉन टाइम। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका, पावर और हीट का। तो बच्चों मैं यहां से बोल सकता हूं कि पावर = हीट अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो मैं यहां से हीट का फॉर्मूला तैयार करने वाला हूं। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या कि P = H/T अलग से, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये T यहां डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये बन गया P × T = H। तो बच्चों ये मेरे पास हीट का फॉर्मूला आ चुका है। अब आप कहोगे सर ये तो थोड़ा सा इसके अंदर ना वोल्टेज है ना करंट है। तो भाई एक बात याद करो, पावर का जो हम पुराने वाले फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, क्या थे वो फॉर्मूले, वो था P = VI। तो मैं लिख दूंगा P = VI, और साथ में ये T है, ये T मैंने एज इट इज उतार दिया। तो एक तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, तो बन गया हीट का नया फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था पावर का, दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास पावर का I²R। तो बेटा इस फॉर्मूले में यहाँ पर P की जगह रख दूंगा मैं I²R, और सारी चीजें एज इट इज। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा P की जगह I²R। तो मैंने रख दिया P = I²R और साथ में इंटू T। तो बेटा ये नया फॉर्मूला बन गया हीट का। अब ये तो हो गया I और R के टर्म्स में, और अब हमें देखना है V और R के टर्म्स में। तो क्या था पावर का फॉर्मूला, V²/R। तो मैं यहां पे रख दूंगा P की जगह V²/R।
तो बच्चों ये हमारे पास ना 4 फॉर्मूले बन के आ चुके हैं, किसके? हीट के। तो इन्हें डब्बे में डाल देते हैं। पहला फॉर्मूला हो गया भाई हीट का VIT, दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास I²RT, ठीक है। और हमारे पास तीसरा फॉर्मूला हो गया V²/R इंटू टी। ये हमारे पास भाई 3 फॉर्मूले हीट के आ चुके हैं, जिन्हें आप लोग याद रखना, जिनसे अब हम आने वाले न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और एक बात बता देता हूं बच्चों, ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है भाई। ये जो हमारे पास पावर के फॉर्मूले थे ना, बस उसके अंदर हमने टी की मल्टीप्लाई कर दी टाइम की, तो हीट का फॉर्मूला आ जाएगा। और जो आने वाले टॉपिक में एनर्जी की बात करूंगा ना, तो उसमें भी सेम ही फॉर्मूले बनने वाले हैं। अब भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की बात कर लेते हैं, जो कई बार बोर्ड के अंदर आया है, वो है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग? तो बच्चों अगर ये फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया ना, तो आपको जूल लॉ ऑफ हीटिंग समझ आ चुका है, क्योंकि जूल लॉ ऑफ हीटिंग इसी को ही हमने अंग्रेजी में बना के लिख दिया। तो देख लेते हैं क्या है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो बच्चों जैसे कि हम यहां से डेफिनेशन देख सकते हैं, एज पर जूल लॉ ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग। तो देखो जैसे कि आप देख सकते हो, स्क्वायर किसका है? करंट फ्लोइंग का। और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के। एंड थ्रू द वायर, एंड सेकेंडली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, वही चीज बोल दी रेजिस्टेंस। और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। आप यहां देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो मतलब इसी फॉर्मूले को अंग्रेजी में अनुवाद करके रख दिया, तो ये बन गया हमारे पास जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि कई बार एग्जाम में आया है। आप लोग इसे याद रखना। अब चलो अब इसके देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो बच्चों पहले सवाल की बात कर लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, और उसे हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के अक्रॉस जिसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट। और भाई हमें बताना है कि 10 मिनट में वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, गिवन दैट लिखने वाले हैं और फिर लिखेंगे फॉर्मूला। आर कितना गिवन है? रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 10 ओम। वोल्टेज कितनी गिवन है? 10 वोल्ट। और अगर टाइम की बात करूं तो टाइम कितना गिवन है? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा? और एच तो हमें निकालना है। तो ये हमारे पास है भाई गिवन डाटा। अब लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला। एक बात बताओ, अब फॉर्मूले भी हमारे पास 3 थे, कौन सा यूज करना पड़ेगा? तो बेटा जो चीज गिवन है ना, उसके हिसाब से हमें अपना फॉर्मूला लगाना है। तो क्या गिवन है हमें? एक तो V गिवन है और एक R गिवन है। एक बात बताओ, V और R का कौन सा फॉर्मूला था? याद करो, H=V²/R इंटू टी। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूं H=V²/R इंटू टी। ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितनी गिवन है? 10 वोल्ट, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने का मतलब है इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करनी है इसी से ही, ठीक है। नीचे क्या गिवन है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस लिख देता हूँ 10 ओम का इंटू टाइम। अब टाइम कितना गिवन है? टाइम गिवन है बेटा 10 मिनट। तो यार एक चीज याद रखना, ये जो टाइम मिनट में गिवन है ना, इसे हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई? मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि इसे मैं सेकंड में बदल सकूं। अब देखो 0 से 0 कट गई, तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6, 1, 2, 3, 3 0 यहाँ पे आ चुकी है। तो भाई मेरा आंसर आ चुका है 6000 जूल। तो ये समझ आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो बच्चों अगर मैं अपने दूसरे सवाल की बात करूं, तो इसके अंदर भी हमें हीट कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा हमें चार्ज गिवन है। याद करो, कूलम किसकी ऐसा यूनिट होती है? चार्ज की। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें चार्ज दे दिया इन 2 आवर्स। अब टाइम भी दे दिया, क्या दे दिया? 2 आवर। अब बेटा याद रखना, इस आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? सेकंड के अंदर। और ये दे दिया हमें पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेंगे, फिर अपना फॉर्मूला लगाएंगे और इससे कैलकुलेट करेंगे। चार्ज कितना गिवन है बेटा? 96,000 कूलम। टाइम कितना गिवन है? 2 आवर। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? 40 वोल्ट। क्या कैलकुलेट करना है? H। तो H=?
तो बच्चों अब हीट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास ना कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर डायरेक्टली Q गिवन हो और हम हीट को कैलकुलेट कर ले, लेकिन हाँ मुझे इतनी चीज पता है, मैं इस Q और T से ना I निकाल सकता हूँ। I का मतलब क्या है, करंट। और अगर मुझे I पता लग गया, V ऑलरेडी मुझे पता है 40 वोल्ट है, तो मैं इजीली फॉर्मूला लगा सकता हूँ अपना, कौन सा, H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी वाला, और मैं हीट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, I। तो मैं I का फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो भाई हमें Q कितना गिवन है, Q हमें गिवन है 96,000, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q की वैल्यू गिवन है 96,000। और बच्चों हमें टाइम कितना गिवन है, टाइम हमें गिवन है 2 आवर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 आवर, और इसे आवर को कन्वर्ट करूंगा सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करूंगा 60 इंटू 60 की। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास करंट आ चुका है। तो बच्चों आप ना इसे ऐसे छोड़ देना, क्योंकि देखो यहाँ पर T है और हीट के फॉर्मूले में भी T आने वाला है, तो T से T कट जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप प्लीज़ थोड़ा सा ना ये वाला दिमाग भी लड़ा लिया करो, ये चीज़ भी सोच लिया करो। अगर आप इसे कैलकुलेशन करोगे, यहाँ इसे पॉइंट में कैलकुलेट कर दोगे, फिर बाद में आपको हीट की वैल्यू में दोबारा पॉइंट में कैलकुलेशन करोगे, तो बेटा बड़ा ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ा सा ना इसे मतलब स्मार्ट वर्क भी किया करो, सोच लिया करो आगे करना क्या है। तो बच्चों अब मैं हीट का अपना फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। हीट का मेरे पास फॉर्मूला है जिसके अंदर V और I गिवन है, वो है H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। तो एक बात बताओ, V की वैल्यू कितनी गिवन है, V की वैल्यू मुझे गिवन है 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 इंटू I की बात करूँ तो I मुझे कितना गिवन है, ये इसे मैं लिख देता हूँ। तो भाई ये गिवन है मुझे 9600, एक और 0 अपॉन 2 इंटू 60 इंटू 60, ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब भाई T की अगर बात करूँ तो फिर से T कितना गिवन है, वही 2 आवर, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 आवर, फिर से इसे कन्वर्ट करूंगा किस में, सेकंड में, 60 इंटू 60 लिख देता हूँ। तो बच्चों ये पूरे टाइम से ये पूरा टाइम यहाँ पे कट गया, क्या बचा, ये दोनों बच गए, तो मैं इन दोनों की कर दूंगा मल्टीप्लाई। 3840 और 3 बार और 0 जूल, ये आ गया मेरा आंसर। तो बेटा आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो बच्चों अगर अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल कहना चाह रहा है कि हमारे पास 2 वायर थी जिनकी लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, और उन वायर को सबसे पहले हमने लगाया सीरीज में, फिर उन वायर को हमने लगाया पैरेलल के अंदर। तो हमें कैलकुलेट करना है कि पहले टाइम में जब हमने उसे सीरीज में लगाया तब हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, दूसरे सिनेरियो में जब हमने उस वायर को पैरेलल में लगाया तब हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो इन दोनों का रेशो हमें निकालना है। तो जल्दी से सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। तो बच्चों कुछ इस टाइप की फिगर मैं इस क्वेश्चन में से बना सकता हूं। सबसे पहले मैंने 2 रेजिस्टेंस लिए, उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया, फिर इन दोनों ही रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब मुझे रेशो निकालनी है कि इसमें हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, इसमें हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, दोनों की रेशो। तो बेटा ये सवाल कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है भाई। सबसे पहले एक काम करो, इन दोनों को सीरीज को ना एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो और इन्हें एक बना दो। तो बच्चों एक बात बताओ, ये 2 रेजिस्टेंस आर आर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में हमें पता है कि सिंपली जुड़ जाएगा R प्लस R 2R। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों 2R। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो बेटा यहाँ पर ये 2 ही रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हैं, पैरेलल में, और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। R1 R2 दोनों की वैल्यू कितनी गिवन है, R। बेटा एलसीएम लेंगे तो R और R एक बार, 1 + 1 2, तो ये मेरे पास आ गया आंसर। अब इसका कर दूंगा मैं रेसिप्रोकल, तो आ गया R/2। तो मैं अब कह सकता हूं, अगर मैं इसकी एक नई फिगर बनाऊं, यहां पर जो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा R/2 का। अब बच्चों ये हमारे पास फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है। अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला और निकालूंगा इनकी रेशो। अब बेटा देखो, अब मैं यहाँ पर क्योंकि H1 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो सब जगह 1 1 मैं करने वाला हूँ। अब मैं सबकी वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ किसकी,
I1 की बात करूँ तो I1 का मतलब है करंट जो फर्स्ट वाले में जा रहा है, कितना जा रहा है, I जा रहा है। तो बेटा मैं सिंपली इसे I लिखूंगा, ठीक है, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर तो लगाऊंगा ही साथ में। और R1 का मतलब है ये वाला पहले वाला रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 2R, मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया 2R, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2R, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम कितना गिवन है, तो टाइम भाई मुझे गिवन है कि सेम टाइम के अंदर कैलकुलेट करना है, तो टाइम की वैल्यू t दोनों के अंदर सेम रहने वाली है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा t, ठीक है। तो बेटा ये हमने फर्स्ट वाले की हीट को निकाल लिया, अब सेकंड वाले की हीट को निकालने वाले हैं सेम, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं H2 इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू R2 इंटू T2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। अगर मैं I2 की बात करूं, I2 का मतलब है सेकंड वाली वायर के अंदर कितना करंट जाएगा, तो कितना करंट जा रहा है, देख लो भाई I जा रहा है, दोनों के अंदर सेम है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं I, तो मतलब I का स्क्वायर, ठीक है। और अगर R2 की बात करूं, R2 का मतलब है सेकंड वाली वायर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R/2, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे R/2 इंटू टाइम मैंने बता दिया भाई दोनों में सेम टाइम है, तो यहाँ पे t रख दूंगा। अब मैं निकाल दूंगा इनकी रेशो, मतलब H1/H2, तो जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों H1 इक्वल टू हमारे पास कितना आया, I स्क्वायर इंटू 2R इंटू टी अपोन में H2 की वैल्यू कितनी आई है, I स्क्वायर इंटू R/2 इंटू टी, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कट रही है। तो बेटा यहाँ I स्क्वायर से I स्क्वायर कट गया, यहाँ बेटा R से R कट गया, और ये T से T कट गया, तो क्या बचा, ये बच गया हमारे पास बेटा यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1/2। तो बेटा अब क्या करेंगे, ये जो है दूर वाला ये दूर के पास जाएगा, ये इसके पास चला गया, तो ये बन गया 4 और नीचे क्या आ गया 1। तो बेटा जो हीट की रेशो है दोनों केस के अंदर वो कितनी आई है, वो आई है 4:1। आशा करता हूँ ये सवाल समझ आया होगा भाई। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा प्यार दिखा दो यार अपने भाई को, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।